आज जैसे हम यहाँ उतरे तो हम रामप्पा मंदिर पे गए और मैं आपको दिल से बताना चाहती हूँ कि इतना सुंदर मंदिर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। ये धरती एक पवित्र धरती है। यहाँ के शहीदों ने तेलंगाना के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए। न्याय प्रिय लोगों की धरती है, वीरों की धरती है। वीर श्रीकांताचार्य जी को मेरा नमन। इन सब योद्धाओं ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था। ये सपना विकास का सपना था, रोजगार का सपना था और सामाजिक न्याय का सपना था। आपने इस सपने पे भरोसा किया। आपने भरोसा किया पिछले चुनाव में कि बीआरएस आपका सपना साकार करेगी और आपको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेंगे, एक मजबूत भविष्य मिलेगा और एक सामाजिक समानता मिलेगी जिससे आप सबका विकास इकट्ठे हो पाए। आपकी उम्मीद थी कि किसानों को मजबूत बनाया जाएगा, आत्महत्याएं बंद होंगी, कि आपके जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा होगा और नौकरी करके आप अपने परिवार को मजबूत बना पाएंगे। एक आशा थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी, महात्मा फूले जी, कोमराम भीम जी जैसे महापुरुषों का जो सामाजिक न्याय का सपना था वो पूरी तरह से साकार होगा। कांग्रेस पार्टी ने ये सपना समझा क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद एक आंदोलन से निकली थी। कांग्रेस पार्टी का ये असूल है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, कि सब इकट्ठे आगे बढ़ें और इसी असूल पर स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जब देखा कि आपका ये सपना था और आप इस सपने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसमें अपनी पूरी शक्ति डाल रहे थे और इतने सारे लोग इस सपने के लिए बलिदान देने के लिए तैयार थे, तो कांग्रेस पार्टी ने इस सपने को समझकर तेलंगाना प्रदेश बनाने का निर्णय लिया। उस समय मेरी माताजी सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं और इस निर्णय को लेने में एक राजनीतिक वीरता भी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस निर्णय को लेने से हो सकता है कि कांग्रेस की जो राजनीतिक जो यहाँ पे जो उसका स्तर है, हो सकता है कि कांग्रेस उस चुनाव को हारे जो अगला चुनाव है। आजकल ज़्यादातर पार्टी के नेता वही निर्णय लेते हैं जिससे उनका राजनीतिक स्वार्थ साधा जाता है, लेकिन सोनिया जी ने जब ये निर्णय लिया तो ये निर्णय आपके लिए लिया। उन्होंने ये कहा कि चाहे मेरी पार्टी तेलंगाना में न भी जीते, न भी सरकार बना पाए, तब भी ये तेलंगाना के लोगों का की ये चाहत है, कि सपना है और इसे साकार करने के लिए उन्होंने आपकी भलाई के लिए और आपके पक्ष में ये निर्णय लिया। उनका सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच एक छोटी सोच नहीं थी। उनका नजरिया आगे के लिए था, भविष्य के लिए था, आपकी मजबूती के लिए था। इसीलिए वो ये निर्णय ले पाई और उन्हीं की तरह कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता रहे, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे इंदिरम्मा थी, चाहे उनके बाद मनमोहन सिंह जी थे, चाहे राहुल जी हैं और तेलंगाना के तमाम नेता हैं, आगे की सोचते हैं और आपकी भलाई के लिए सोचते हैं। और इसी सोच के लिए, इसी सोच के जरिए आपके प्रदेश को मजबूत बनाने की बात करते हैं। इस सोच का प्रमाण ये है कि उनके कार्यकाल में बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी आपकी भलाई के लिए, चाहे आईआईटी, आईआईएम, एम्स, ऐसी संस्थाएं बनी, आपका विकास हुआ तो आप आगे बढ़ पाए। तो जो कांग्रेस की सरकारें बनी वो जनता की सरकारें थी, वो आपको मजबूत बनाने के लिए बनी और उनमें दोनों चीज़ थी, नज़रिया और नियत। अब जब हम नियत की बात करते हैं तो जितने भी काम होते हैं, सरकार बगैर सही नियत के वो काम करती नहीं है।
अगर सरकार की नीयत ये हो कि आपको लूटना है और सिर्फ सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार करना है, तो वो भलाई के काम नहीं कर पाती। तो आज हम सब इस मंच पे खड़े हैं और आपके सामने खड़े होकर हमने ये बात कही है कि तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक रोड मैप, एक विजन बनाया है, आपके लिए गारंटी लाए हैं। गारंटी क्या है? गारंटी वो चीज़ें हैं जो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए करेंगे। और जितने भी कांग्रेस के प्रदेश हैं जिनमें हमने ऐसे गारंटी सामने रखे, उनमें हमने वो काम अभी से शुरू कर लिया है। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप दिन रात मेहनत करती हैं, मैं जानती हूँ, और पूरे समाज का जो बोझ है आप अपने कंधों पर लेते हैं। बच्चों की परवरिश, घर की देखभाल, उसके साथ साथ बाहर जाके काम करना, खेती में मेहनत करना, या कोई नौकरी हो तो वहाँ नौकरी करना, ये सब आप करती हैं। और आज आप कितनी महंगाई का सामना कर रही हैं, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे तेल हो, चाहे कुछ भी हो। जब आपको खरीदने जाना होता है तो आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि हम ये खरीद पाएंगे, घर ला पाएंगे कि नहीं। कोई घर पे बीमार पड़ता है तो आपके दिल में ये बात आती है कि दवाइयाँ कैसे खरीदेंगे, उनका इलाज कैसे करवाएंगे। और ये सब मेहनत, ये संघर्ष, इन संकटों का सामना आप इसलिए करती हैं ताकि आपके बच्चे बड़े होकर अपना भविष्य बना पाएं। लेकिन यहाँ आज परिस्थिति ये है कि 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। बीआरएस ने वादा किया था कि हर परिवार को एक नौकरी दिलवाई जाएगी। आज लाखों पद खाली हैं लेकिन नौकरियां नहीं दी गई हैं। और स्थिति ये है कि भर्तियों में भी भ्रष्टाचार है। एक बच्ची ने आत्महत्या की और उस पर भी सवाल उठाया गया कि उसने एप्लीकेशन ही नहीं भरा था। ये परिस्थितियां हैं कि जो संकट है, जो युवाओं का दर्द है, उसे समझने और सुलझाने के बजाय उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन रोजगार नहीं दिए जाते, आपके लिए, आपके विकास के लिए काम नहीं किया जाता। उस्मानिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में अध्यापकों और पैसों की कमी है। एक भी नई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई। इनके पूरे कार्यकाल में आप देखेंगे तो सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनी हैं और उनमें से आधी इन्हीं के नेताओं की हैं, ताकि आपको फीस बड़ी बड़ी भरनी पड़े लेकिन आपके लिए सही सुविधा नहीं बने। इसलिए युवाओं के लिए हमारी जो गारंटी है उसमें हमने कहा है कि तेलंगाना आंदोलन के शहीदों के परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। उनके माता पिता या पत्नी को 25,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। 2 लाख खाली सरकारी पद हैं, उनको हम 1 साल के अंदर अंदर भरेंगे। और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। गल्फ देशों में रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए स्पेशल गल्फ सेल बनाया जाएगा। जो लोग गल्फ के देशों में काम करने के लिए जाएंगे उनके लिए एक स्पेशल गल्फ सेल बनाया जाएगा। आज मेरे किसान भाइयों की परिस्थिति बहुत ही शर्मनाक है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद हो, हर चीज़ पर खर्चा बढ़ गया है। आपके कर्ज बढ़ गए हैं और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। खेती से कमाना मुश्किल हो गया है और किसान परेशान और त्रस्त है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम एमएसपी को बढ़ाएंगे और इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। धान के लिए 2500 रुपये, मक्का के लिए 2200 रुपये, सोयाबीन के लिए 4,400 रुपये, गन्ना के लिए 4,000 रुपये, अरहर की 6,700 रुपये और कॉटन की 6,500 रुपये। किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किए जाएंगे। इंदिरम्मा रायतु भरोसा योजना के तहत किसानों के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। और मनरेगा में जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं उन्हें हर साल 12,000 रुपये मिलेंगे। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, ये जो आपका क्षेत्र है, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है
और आप तो जानते ही हैं कि इंदिरा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह थी। ये रिश्ता जो उनके साथ आपने जोड़ा था, एक आदर का रिश्ता था, श्रद्धा का रिश्ता था। उनके दिल में आपके लिए आदर थी अथा आपके लिए श्रद्धा थी, और वो हमेशा ये चाहती थी कि आपकी संस्कृति को बचाया जाए और बढ़ाया जाए। वो हमेशा कहती थी कि आदिवासी संस्कृति ही दुनिया की सबसे आधुनिक और सबसे आगे सोचने वाली संस्कृति थी, जिसके जरिए प्रकृति का आदर होता था। ఆదివాసీలు గిరిజనులు వారి గురించి మీకు ఎంతో ముందు చూపు ఉందని చెప్పి ఇందిరాగాంధీ గారు భావించేవారు। लेकिन अफसोस की बात है कि आज आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। जबरन आपको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आपके लिए जो डेवलपमेंट फंड है उसका आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन 40% से ज़्यादा अलग अलग कामों में जाता है, लेकिन आपके लिए नहीं डाला जाता। हमने तय किया है कि एससी के लिए 18% आरक्षण दिया जाएगा और एसटी के लिए 12%। अंबेडकर अभय हस्तम के तहत एससी एसटी परिवारों को 12 लाख की मदद मिलेगी। इंदिरम्मा पक्का हाउस स्कीम के तहत बेघर एससी एसटी परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन और 6 लाख रुपए मिलेंगे, और आदिवासी ग्राम पंचायतों के लिए 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी वन अधिकार का एक्ट लाई थी, तब 8 लाख से अधिक एकड़ जमीन पर पट्टे दिए गए थे। आपको याद होगा कि पोडोलैंड्स के पट्टे आपको मिले थे, लेकिन बीआरएस सरकार ने ये सब बंद कर दिया। मैंने महिलाओं की बात की। मेरी बहनों, आपके लिए महालक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा, और जो लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और 18 साल की उम्र से ऊपर की हैं, उन्हें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिया जाएगा। देखिए, आपको चुनना है। एक तरफ बीआरएस की सरकार है। शुरू में उन्होंने तेलंगाना की बात की थी, लेकिन आज भाजपा के साथ पूरी तरह से मिल चुके हैं। आज सरकार वो नहीं चला रहे हैं, मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइन माफिया, वाइन माफिया सब के साथ मिले हुए हैं। जिस तरफ आप देखो, आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। जहां लूट सकते थे वहां से लूट रहे हैं, और सरकार का ध्यान महंगाई को मिटाने पर नहीं है, रोजगार बनाने को पर नहीं है, आपको मजबूत करने पर नहीं है। सरकार का ध्यान सिर्फ इन माफियाओं को बचाने में लगा हुआ है। रंगारेड्डी जिले में हजारों करोड़ों के जमीन पर घोटाला किया। भूदान की जमीन रिकॉर्ड से ही गायब कर दी। कांग्रेस के जमाने में इन जमीनों को बेचना खरीदना मना था। आज इन्होंने ये जमीनें भी लैंड माफिया और अपने करीबों को बेच दी है। आपको ये शब्द याद होंगे, बंगारू तेलंगाना, याद है? ये शब्द, ये वादा आपको बीआरएस ने किया था कि तेलंगाना को स्वर्णिम जगह बनाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े आलीशान महल बना दिए, और आपके जो सपनों का महल था वो चूर चूर कर दिया। आपका सपना था कि सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय कौन सा? इनके 18 मंत्रियों में से 3 तो सीएम के ही परिवार के हैं, और इनके पास 13 मंत्रालय हैं, और बीसी की संख्या 50% से ऊपर है, लेकिन मंत्रालय में सिर्फ 3 मंत्री हैं। 34% आरक्षण से घटाकर 23% कर दिया है। राहुल जी यहाँ बैठे हैं, सब जगह जाते हैं तो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। बिहार में ये जनगणना की गई, पता चला कि ओबीसी, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट के 84% लोग हैं। और आप सोचिए और अपने आप से पूछिए
कि 84% लोग हैं बिहार प्रदेश में, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे पूरे देश की यही असलियत है। हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना करिए और ये चुप हो जाते हैं। ये गिनती भी नहीं करना चाहते, ये गिनती भी नहीं करना चाहते कि कितने बीसी है, कितने एससी है, कितने एसटी हैं। इनको अपना हक देना छोड़िए, गिनती से डर रहे हैं। तो ये सामाजिक न्याय देंगे कैसे? इनकी बातें खोखली हैं। चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, लूट में, भ्रष्टाचार में, इन्हीं चीज़ों में व्यस्त रहते हैं। मोदी जी ने कितने बड़े बड़े वादे किए थे, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, स्टील प्लांट लगवाएंगे, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। क्या बनाया? जो बनाया वो सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को सौंप दिया। BHEL, BSNL, DMRL, HAL, रेलवेज की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा। 60 लाख करोड़ की कंपनियां 6 लाख करोड़ में बेच डाली। ना इन्होंने जो बनी हुई संस्थानें थी उनकी बचत, उनकी हिफाजत की, ना इन्होंने कुछ नया बनाया। सिर्फ नए नए वादे, नए नए बातें करते रहे। तो बहनों और भाइयों, मैंने बहुत लंबा बोल लिया है, लेकिन इस सब चीज़ों का, जितनी भी बातें मैंने की हैं, इनका एक ही सार है। आप समझदारी से अपना वोट दो, आप विवेक से अपना वोट दो और देखो कि आपके जीवन का क्या अनुभव है। आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं? अगर नहीं आई है तो आप देखिए कि कांग्रेस के प्रदेशों के लोगों में तरक्की आई है कि नहीं। क्या कर रही है कांग्रेस? जहाँ जहाँ गारंटी दी है, क्या वो गारंटी पूरी कर रही है कि नहीं? और आप सबसे पहले नेता और पार्टी की नीयत देखिए। आप देखिए कि आपका अनुभव क्या रहा है कि BRS ने बीजेपी से मिलकर कितना भ्रष्टाचार किया है आपके साथ, आपके प्रदेश में, और आपके विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा, इन सब बातों का सार यही है कि ये वोट जो इस चुनाव में आप डालने जा रहे हैं, ये आपके पक्ष में जाना चाहिए। ये वोट, मेरी बहनें आप यहाँ बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए जाना चाहिए। मेरे भाई आप सब यहाँ हैं, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आप विकसित हों, आप फूले फले और आपका भविष्य अच्छा हो, इसलिए आपका वोट जाना चाहिए। तो सोच समझ के अपना वोट डालिए। आप जानते हैं कि यहाँ के उम्मीदवार सीतक्का जी और सत्यनारायण बोपापल्ली जी हैं। इनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। जय हिंद।